नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 पर। इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम व आरेख पढ़ेंगे और गोलीय दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्धारण पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं, अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उनको आप देखिए, फिर इस वीडियो पर आइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें पढ़ना है कि गोलीय दर्पण से परावर्तन के कुछ नियम व आरेख। गोलीय दर्पण में कोई भी परावर्तन होगा उसका कुछ नियम है, उसी नियमों के तहत जो है वो परावर्तन होगा। तो उसको हम समझते हैं बारीकी से। इसमें 4 नियम है। पहला नंबर नियम है कि कोई भी दर्पण, गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जिसका एक भाग जो होता है ना वो परावर्तक सतह होता है और वो गोलाकार होता है। गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी परावर्तक सतह एक तरफ हो और एक सतह जो होता है जिसपे चांदी की कलई की जाती है। इसमें 2 तरह के दर्पण होते हैं, एक उत्तल एक अवतल। अवतल दर्पण में आप याद रखिए कि अवतल दर्पण में जो धंसा हुआ भाग होता है उसी से परावर्तन होता है और उत्तल दर्पण में जो बाहर की तरफ फेंके हुए भाग होता है उससे परावर्तन होता है। तो पहला नंबर नियम कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण आपतित होगी, प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण यदि आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के फोकस से गुजरेगी। कोई भी किरण, चाहे वह दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगी तो वह सीधे कहां से गुजरेगी, तो वह सीधा परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। और अगर इसका उल्टा भी आप समझिएगा, फोकस की दिशा में अगर कोई भी किरण आती है और दर्पण से परावर्तन होगा तो वह समांतर हो जाएगी। तो प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। देखिए ये हमारा प्रधान अक्ष है और ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी इस तरह से, परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरेगी। और उत्तल दर्पण में, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष हो गया। उत्तल दर्पण में कोई भी किरण आएगी तो परावर्तन के बाद इधर की ओर मुड़ जाएगी। तो ये फोकस से गुजरेगी नहीं, लेकिन लग रही है कि फोकस से ही ये आ रही है। इस तरह से लग रहा है कि फोकस से ही क्या हो रही है, आ रही है। तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आप इन 4 नियमों को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, तो इसी पे सारा चीज बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को कहीं भी रखेंगे तो इसी नियम का उपयोग हम लोग करेंगे। दूसरा नंबर नियम है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। चूंकि वक्रता केंद्र जो होता है वो सेंटर होता है गोलीय दर्पण का, और त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है। आप पढ़े होंगे मैथ में कि अगर इस तरह से कोई गोला है और केंद्र है, त्रिज्या इसमें हम डालेंगे तो ये लंब होता है। और लंबवत चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे वह गोलीय दर्पण हो समतल दर्पण हो, लंबवत कोई भी किरण आएगी तो परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाएगी। तो चूंकि केंद्र जो होता है, जो त्रिज्या होती है वो लंब होता है, तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। देखिए ये त्रिज्या हो जाएगा, यहां से अगर मान लीजिए इसको त्रिज्या मान लेते हैं, ये लंबवत होगी। लंबवत कोई भी किरण आएगी तो टकराने के बाद उसी पथ से वापस लौट जाएगी, कि लंबवत जो है कोई भी किरण आती है, परावर्तन का उसी पथ से वापस लौट जाती है। तो कोई भी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। इसमें हम लोग 2 तीर लगाते हैं। एक तीर जो होता है इस तरह से यहाँ पर है, एक तीर इधर की ओर दर्शा देंगे, यानी किरण आ रही है और टकराने के बाद इधर लौटेगी तो हम तीर को उल्टी दिशा में कर देंगे, यानी कि वापस जा रही है। सेम कंडीशन इसमें भी होगा। उत्तल दर्पण में किरण आई तो इधर से ले आएंगे, यहाँ टकरा करके वापस इसी पथ से वापस लौट जाएगी, ये उत्तल दर्पण में। तो 2 नियम हम अभी सीखे। पहला नंबर नियम है कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। और दूसरा नंबर नियम हम सीखे कि अगर वक्रता केंद्र की दिशा में कोई भी किरण आती है तो परावर्तन के बाद वह उसी पथ से वापस लौट जाएगी। ये दोनों नियम हम सीखे। क्योंकि पहला नियम हम सीखे थे कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है तो परावर्तन के बाद ही फोकस से गुजरेगी, ये हम सीखे। चूंकि प्रकाश में आप आईने में खड़े होंगे और दूसरे को अगर देख रहे हैं आईना से तो वो आदमी भी आपको देख रहा है। तो अगर हम लाइट को इधर से भेज दें, रिवर्स उल्टा भेज दें हम, तो ये समांतर हो जाएगी। और यही हमारा तीसरा नंबर नियम है।
तीसरा नंबर नियम है कि गोलीय दर्पण के फोकस से गुजरने वाली किरण, गोलीय दर्पण का फोकस से अगर कोई भी किरण को हम गुजारते हैं तो फोकस से गुजरने वाली किरण या फोकस की ओर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नंबर नियम में हम पढ़े थे कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि फोकस की दिशा में आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये फोकस से गुजरी है, ऐसे फोकस की दिशा में आ रही है, तो फोकस की दिशा में आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। और चौथा नंबर जो नियम है वो ध्रुव की दिशा में है। गोलीय दर्पण में ध्रुव जो होता है वो सेंटर, ये देखिए ये केंद्र हो गया, केंद्र से भी त्रिज्या है, जितना कोण बनाते हुए आएगी उतना ही कोण बनाते हुए वापस भी चली जाएगी। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P पर प्रधान अक्ष के साथ जिस आपतन कोण पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के साथ उतना ही परावर्तन कोण पर परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और ये यहां भी लागू होगा, जितना आपतन कोण होगा यहां पर उतना ही यहां से परावर्तन कोण भी होगा। जो फिगर इसमें होगा सेम टू सेम यहाँ उत्तल दर्पण में भी होगा। ये प्रधान अक्ष है, जितना कोण बनाते हुए यहाँ से आई है उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी, आई बराबर आर। अब इतना 4 नियम सीखने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति। उत्तल दर्पण को भी छोड़ेंगे, हम सिर्फ अवतल दर्पण को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उत्तल दर्पण को पढ़ लेंगे। तो अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति। देखिए आपको समझ लीजिए थोड़ा सा पहले कि ये हमारा अवतल दर्पण है, इसको हम अलग से बनाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बनाने के लिए एक तिरछा ऐसा लाइन खींचना है, इस पे डैश डैश लगा देना है, और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, ये हमारा प्रधान अक्ष, ये हमारा हो जाएगा ध्रुव, ये हमारा हो जाएगा फोकस, और ये हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र। आपको पता है कि ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र के इधर का पूरा हिस्सा कहलाता है अनंत, इधर का पूरा हिस्सा कहलाता है अनंत कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सब धीमे धीमे हम पहले रखेंगे वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर हम वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखेंगे, फिर हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। इस तरह से हम लोग धीमे धीमे इसमें पढ़ लेंगे, हम सब जितना भी स्थिति है सबका हम अध्ययन करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्रुव होता है, ध्रुव ये फोकस है, जितनी दूरी इसकी होती है सेम उतना ही दूरी इसको होता है, यहाँ से फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, और इधर के जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं अनंत बोलते हैं। तो पहला नंबर कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो। वस्तु को रखा कहाँ गया है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इसकी व्याख्या क्या है पहले समझ लीजिए कि आप यहाँ पर एक हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र है, और इधर का हिस्सा कहलाएगा अनंत, इधर का हिस्सा कहलाएगा अनंत। वस्तु को रखे कहाँ पर है हम? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं। तो वस्तु से चलकर प्रकाश की एक किरण, धीमे धीमे एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे कि कैसे हम लोग इसका व्याख्या कर पाए, परीक्षा में हमको कोई दिक्कत ना हो। मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी जो है उसके साइंस में 96 नंबर है इस बार मैट्रिक में। तो आपको धीमे धीमे सब व्याख्या को हम A to Z हम समझा देंगे, और एक बार आप समझ जाइएगा ना तो आप कहीं से कभी भी लिख दीजिएगा, इसमें लिखने में कोई टेंशन नहीं है। आपको बारीकी से एक चीज ध्यान देना है। ये वस्तु रखे हम, ये हमारा वस्तु है, यहाँ पर वस्तु से एक किरण चली है। अब आप ध्यान दीजिए कि वस्तु से किरण कैसे चली है। तो ये जो किरण है ये प्रधान अक्ष के समांतर है। ये किरण कैसे है? प्रधान अक्ष के समांतर है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो वस्तु से चलकर प्रकाश की एक किरण, देखिए चली कहाँ से है? वस्तु से चली है। वस्तु से चलकर प्रकाश की एक किरण, सिर्फ एक किरण की बात करेंगे भैया, प्रकाश की एक किरण ये कहाँ गई है? प्रकाश की एक किरण कैसे चली है? तो प्रधान अक्ष के समांतर गई है। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती हुई अवतल दर्पण पर आपतित होती है। प्रधान अक्ष के समांतर होती हुई अवतल दर्पण पर आ गई है, आपतित हो गई। आपतित होने के बाद परावर्तित हो रही है। परावर्तित होने के लिए हम दूसरा किरण का प्रयोग करेंगे।
तो यहां से परावर्तित होकर के यहां पर आई है। अब इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस किरण को हम क्या बोलेंगे, तो परावर्तन के बाद, यहां से परावर्तन हो गया, परावर्तन के बाद कहां से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये नियम नंबर हम 1 पढ़े थे, उसी चीज को यहाँ पर हम हूबहू लिखे हुए हैं। देखिए परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अब एक किरण तो हम गुजार दी है, प्रतिबिंब बनने के लिए हमको 2 किरणों का प्रयोग करना होता है कम से कम। अब दूसरी किरण को क्या करेंगे हम, तो नियम नंबर 2 हम लोग पढ़े थे कि वक्रता केंद्र की दिशा में कोई भी किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। तो यहां पर हम वक्रता केंद्र वाला जो है उसको हम ले लेंगे, वक्रता केंद्र की दिशा में। अब इसको कैसे बोलेंगे हम, वस्तु से चलकर प्रकाश की एक दूसरी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है, उसी पथ से वापस लौट जा रही है। ये दोनों परावर्तित किरणें, अब देखिए यही चीज यहां लिखा हुआ है कि एक दूसरी प्रकाश की किरण, एक दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर, वस्तु से चलाए हैं इसको हम, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। जैसे परावर्तन होगा इसी पथ से वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें, जब भी प्रतिबिंब बनता है तो परावर्तित किरणों से बनता है। तो पहला परावर्तित किरण हमारा ये वाला है और दूसरा परावर्तित किरण ये वाला है। जहां पर ये काटता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर काट रहा है यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिच्छेद करती हैं। ये दोनों परावर्तित किरण कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, देखिए ये हमारा फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिच्छेद करती है, यही इसका प्रतिबिंब बनता है, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया क्या है, दो परावर्तित किरणें जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। यही इसका प्रतिबिंब बनता है, यह प्रतिबिंब। अब यह प्रतिबिंब के बारे में समझिएगा, ये लाइन जो है प्रधान अक्ष जो है, ये प्रधान अक्ष के ऊपर रहा तो सीधा, प्रधान अक्ष के नीचे रहा तो उल्टा। अब आप देख लीजिए कि प्रधान अक्ष के नीचे है तो उल्टा होगा, और चूंकि इसमें रेखा बिल्कुल मिली हुई है, आपस में प्रतीत नहीं हो रहा है, बिल्कुल 100% गुजरा है। तो जब गुजरेगा तो वास्तविक, पर मिलेगा तो गुजरता हुआ प्रतीत होगा, तब उसको आभासी बोलेंगे। तो ये वास्तविक होगा। क्यों वास्तविक हुआ, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं एक बिंदु पर, तो यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक हो गया। वस्तु की अपेक्षा, देखिए वस्तु ऊपर में है, प्रतिबिंब नीचे में है, तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा है तथा वस्तु से छोटा बन रहा है। आप देखिए इसको ध्यान रखिए कि यहाँ पर इतना बड़ा है, ये हमारा प्रतिबिंब इतना, वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, इतना छोटा बन रहा है, इससे छोटा बन रहा है हमारा प्रतिबिंब, तो जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से छोटा होगा। अब कंडीशन नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब हम वस्तु को क्या किए हैं कि वस्तु को हम लाए हैं कहां पर, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर लेके आए हैं। ये हमारा वक्रता केंद्र है, वस्तु को रखे हैं। सबसे पहला नंबर आपको एक किरण गुजारना है, वो भी समांतर गुजारना है। एक किरण क्या करना है, समांतर गुजारना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु से चलकर प्रकाश की एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती हुई दर्पण प्राप्तित होती है। देखिए वस्तु से चली है और एक किरण को इस तरह से प्रधान अक्ष के समांतर एकदम ले आ रहे हैं, इसको हम, ये आपतित होती है, दर्पण पर आपतित हो गई। आपतित होने के बाद परावर्तित होगी, परावर्तित किरण को दूसरा कलर से लेके चलेंगे हम, तो ये जो है कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये 100% फोकस से ही गुजरती है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी रखा जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर होगा तो वो परावर्तन के बाद फोकस से ही गुजरेगा, यही रूल है। दूसरा अब यहां पर हो गया कि गुजरती है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अब दूसरा किरण हम ले लेते हैं, एक दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर, ये दूसरा प्रकाश किरण वस्तु से चला रहे हैं इसको हम, और प्रधान यहाँ पर फोकस की दिशा में आ रहा है। अब हमको वक्रता केंद्र से गुजारने का कोई यहाँ पर मतलब वक्रता केंद्र से कैसे गुजारेंगे, नहीं गुजार सकते हम, तो हमारे पास दो रास्ते बचते हैं, या तो फोकस गुजार दीजिए या तो हम ध्रुव की दिशा में ले जाएंगे। तो यहाँ पर फोकस से गुजार दिए इसको हम, फोकस की दिशा में या फोकस की तरफ आती है। तो यहाँ पर इसका है कि एक दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर फोकस से गुजरते हुए दर्पण पर आपतित होती है, फोकस से गुजरते हुए दर्पण पर आपतित होती है।
हम लोग नियम नंबर 3 पढ़े थे कि फोकस की दिशा में आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो चूंकि ये किरण दर्पण पे आपतित होगी, परावर्तित भी होगी, तो परावर्तित जो होगी, ये परावर्तित होने के बाद क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इस तरह से ये समांतर हो जाएगी। परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरण, देखिए एक पहला हमारा परावर्तित किरण जो है ये वाला था, ये दूसरा हमारा परावर्तित किरण है। ये दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को कहां पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, यहीं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये पॉइंट का नाम क्या है, वक्रता केंद्र, और यहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। तो यहीं इसका प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर ही प्रतिच्छेद करती हैं, यहीं इसका प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो वास्तविक। इसलिए वास्तविक है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो वास्तविक हो गया। वस्तु की अपेक्षा उल्टा, देखिए वस्तु ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब कहाँ है, नीचे की तरफ है। और जितना बड़ा इसमें वस्तु रखा हुआ है, जितना बड़ा यहाँ पर वस्तु है, उतना ही बड़ा यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो वक्रता केंद्र पर जब भी कोई वस्तु को रखा जाएगा, तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा नंबर कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। अब हम इसको फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं। ये हमारा वस्तु हो गया। पहला नियम वही रहेगा कि वस्तु से चलकर प्रकाश की एक किरण। तो यहां पर है व्याख्या में कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, तो वस्तु से चलकर प्रकाश की एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती हुई दर्पण पर आपतित होती है। देखिए एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, और यह परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। यही रूल है इसका, ये फोकस से गुजरती है, यहां से फोकस से गुजर रही है। एक किरण यहां से प्रधान अक्ष समांतर इस तरह से गई, और ये फोकस से इस तरह से क्या हो रही है, गुजर रही है। ये फोकस से गुजरेगी। अब एक दूसरी प्रकाश की किरण आपको गुजारना होगा, तो दूसरी प्रकाश की किरण को गुजारने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो यहां से लंबवत गुजार दीजिए, या तो आप ध्रुव की दिशा में गुजार दीजिए। ध्रुव की दिशा में गुजारिएगा तब भी उतना ही कोण बनाते जाएगा, तो यहीं पे प्रतिबिंब आएगा। अगर आप ध्रुव की दिशा में नहीं ले जाना चाहते हैं, तो आपको ले जाना पड़ेगा दर्पण पर लंबवत। तो पहला जो किरण था हमारा, वो पहला किरण प्रधान अक्ष के समांतर गया, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरा इस तरह से। और जो दूसरा जो किरण होगा, ये दूसरा किरण लंबवत गुजारे हैं, इसको हम लंबवत गुजार दिए। परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस क्या होगा, लौटेगा, इसी पथ से वापस लौट जाएगा। कोई भी लंबवत किरण आएगी तो टकराने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, तो इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। ये हमारा वक्रता केंद्र है, और इधर का हिस्सा को बोलते हैं अनंत। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिच्छेद करती है। इसी चीज की व्याख्या यहाँ पर है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, तो वस्तु से चलकर प्रकाश की एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण पर आपतित होती है। यह प्रधान अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो परावर्तन आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। एक दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। एक दूसरी जो है रेड कलर से दिखाया गया था कि लंबवत आपतित होती है, परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है, लौटेगी, और कहां से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी। परावर्तन के बाद इसी पथ से वापस लौटते हुए वक्रता केंद्र से गुजरती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्रतिच्छेद करती हैं। ये दोनों कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वक्रता केंद्र हो गया, और इधर का हिस्सा को बोलते हैं हम अनंत। तो इन दोनों के बीच प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पर। अब चूंकि रेखाएं वास्तव में मिल रही हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। चूंकि वस्तु ऊपर की ओर होता है और इस लाइन के नीचे बन रहा है, तो उल्टा होगा। अब आप देखिए कि वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह इसका प्रतिबिंब बनता है, यह प्रतिबिंब वास्तविक है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अब अगला पॉइंट है हम लोग का कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो। अब हम क्या किए हैं कि वस्तु को हम फोकस पर ला रहे हैं, धीमे धीमे वस्तु को हम घसकाते हुए इधर की तरफ आ रहे हैं। अब वस्तु को हम कहाँ लाए, फोकस पर। तो एक नियम तो एकदम फिक्स है, आप उसको ये रट जाइए कि वस्तु से चलकर प्रकाश की एक किरण प्रधान अक्ष समांतर होते हुए दर्पण पर आपतित होती है,
परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, आपको इसको रट जाना एकदम। तो वस्तु से एक किरण है जो है चली है और प्रधान अक्ष के समांतर होती हुई दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये नियम हर जगह लागू होगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो वस्तु से चलकर प्रकाश की एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती हुई दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा किरण को क्या करते हैं कि लंबवत गुजार देते हैं। तो लंबवत अगर हम गुजारेंगे तो लंबवत गुजरने वाली जो किरण है परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस क्या जाएगी, लौट जाएगी, इस तरह से लौटेगी। तो दूसरा नंबर नियम जो है, एक दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद इसी पथ से वापस लौटते हुए वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को अनंत पर प्रतिच्छेद करेंगी। आप देख रहे हैं कि यहां से गुजर गई, अब ये दोनों किरण कहीं भी मिल नहीं रहा, एकदम बिल्कुल क्या है, समांतर है। और समांतर किरणें अनंत पर जाके मिलती हैं क्योंकि उसके लिए कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, और बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जो होता है वो सूर्य हो सकता है, तारा हो सकता है। तो ये बहुत दूर जाकर के मिलेगा तो इसको हम बोलेंगे अनंत बोलेंगे। इसके लिए क्या जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो अनंत पर मिलती हैं। अब आप सोचिए कि वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि लाइन के नीचे मिल रहा है तो उल्टा होगा और वस्तु से काफी बड़ा होगा। सूर्य के आप सोचिए ना, सूर्य कितना बड़ा है, सूर्य बहुत बड़ा है जिसमें 109 गुना पृथ्वी से जो है बड़ा है। तो यहाँ पर होगा अनंत पर प्रतिच्छेद करेंगे, यही इसका प्रतिबिंब बनेगा और वह प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा, वस्तु के पीछे उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा। वस्तु सोचिए कि पृथ्वी हमारा क्या स्थान रखती है सूरज के आगे, बहुत छोटा है, और सूर्य के पृथ्वी के आगे हम लोग का जो दर्पण है, मिरर है, वो कितना छोटा स्थान रखता है, बहुत छोटा है, नगण्य है। अब मिरर के आगे, दर्पण के आगे सूर्य का कितना बड़ा होगा, तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में स्थित हो तो इसके लिए अभी VVI इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि इसी जो स्थिति है इसका उपयोग हम लोग करते हैं दाढ़ी बनाने के रूप में, हजामती दाढ़ी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में हम वस्तु को रखे हैं। तो पहला ये हमारा वस्तु है, पहला नंबर तो नियम वही चलेगा कि वस्तु से चलकर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, ये नियम चलने वाला है। और परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, ये नियम हर जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब में लगेगा, ये सब में लागू होता है। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में स्थित हो तो वस्तु से चलकर प्रकाश की एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण पर आपतित होती है। वस्तु से चलकर प्रकाश की एक किरण जो है प्रधान अक्ष समांतर दर्पण पर आपतित हुई, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरी है, तो यही लाइन आगे होगा, तथा परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अब एक दूसरी प्रकाश की किरण को गुजरना है, तो एक दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो दर्पण पर लंबवत हम ले जाएंगे। इसको हम ले जाने के लिए आप चाहे तो ध्रुव से भी ले जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप चाहे तो फोकस की दिशा में भी आपतित कर सकते हैं और परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, प्रधान के समांतर हो जाएगा। तो लेकिन आपको करना क्या है कि लंबवत ले जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। लंबवत ले गए, टकराने के बाद परावर्तन के बाद उसी पथ से क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो ये इसी पथ से क्या होगी, वापस ऐसे लौटते हुए जाएगी। जब ये लौटते हुए जाएगी तो आप देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं बड़ी होती जाएगी, इधर की तरफ चौड़ा होता जा रहा है, तो इधर के जैसे मतलब पतला होगा तो उधर ही मिलेगा। तो यहाँ पर एक दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। ये दर्पण पर लंबवत आपतित हुई, अब परावर्तन पर उसी पथ से वापस लौट जाती है। परावर्तन के बाद इसी पथ से वापस लौटते हुए वक्रता केंद्र से गुजरती है। इन दोनों परावर्तित किरणों को दर्पण से पीछे बढ़ाने पर, देखिए ये दर्पण का आगे का हिस्सा हो गया, ये दर्पण के पीछे का हिस्सा है। तो अब हम जब इसको इधर की तरफ चौड़ा होते जा रहा है, इधर तो मिलेगा नहीं, जब मिलेगा तो दर्पण के पीछे मिलेगा, इधर जाकर के। इसको अगर हम पीछे की तरफ ले जाएं तो यहाँ पर एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि वास्तव में किरण तो इधर की ओर गया है, इधर की तरफ हम इसको ऐसा लग रहा है हमको कि इधर मिलेगा, ये प्रतीत हो रहा है, वास्तव में मिल नहीं रहा है, प्रतीत हो रहा है हमको, यही इसका प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी इसलिए हुआ कि वास्तव में नहीं मिल रहा है, ये मिलता हुआ हमको प्रतीत हो रहा है। और ये जो हमारा ये है प्रतिबिंब है, देखिए वस्तु कितना छोटा है और प्रतिबिंब कितना बड़ा है। और चूंकि ये लाइन के ऊपर है तो सीधा होगा, तो ये लाइन के ऊपर है तो वस्तु जैसा है वैसा ही सीधा है, तो ये आभासी तो बना ही बना, और वस्तु के अपेक्षा सीधा बन गया, और वस्तु से है, वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब इसका बड़ा है, तो प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बनता है। नोट, अवतल दर्पण में यही एक स्थिति है जहां वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता तथा
इस स्थिति का उपयोग कर अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण में आप कहीं भी अब इसका सीधा प्रतिबिंब आप नहीं बना सकते, आभासी प्रतिबिंब नहीं बना सकते। आभासी बनने का एक ही कंडीशन है, वो है जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो। आपसे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, तो आभासी तथा बड़ा इसका उत्तर हो जाएगा। और जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसके लिए अनंत से कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो अनंत से आती प्रकाश की किरण समांतर मानी जाती है, बिल्कुल समांतर होती है। तो अनंत से कोई भी किरण आएगी तो समांतर होगी, और जब समांतर किरणें आएंगी तो कहां पे गुजरेंगी, फोकस पर जाकर मिलेंगी। तो बहुत अधिक दूरी जैसे चंद्रमा, सूर्य आदि से आती हुई प्रकाश की किरणों को समांतर माना जाता है। ऐसी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं। जब समांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो वह दर्पण से परावर्तित होकर फोकस तल पर एक बिंदु पर मिलती हैं, यही इसका प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु की अपेक्षा उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा, नामात्र का, बिल्कुल नामात्र का बनता है। सोचिए कि उतना बड़ा सूर्य का एक छोटा सा फोटो बना दे रहा है तो कितना छोटा बन रहा है, तो नामात्र का बनता है। अगर आप चाहे तो इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, इस फिगर को, वो हम आपको बता देते हैं कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आप दर्पण ले लीजिए, ये अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर ये ध्रुव हो गया हमारा, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। आपको क्या करना है कि आपको प्रधान अक्ष के समांतर लाइए, समांतर किरण आना चाहिए हमको। प्रधान अक्ष समांतर आएगा तो इसका परावर्तन पथ कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। एक समांतर किरण इधर से आप ले लीजिए, एक समांतर किरण हम इधर से ले लिए, प्रधान अक्ष समांतर किरण आएगा, ये परावर्तन पथ कहां से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा ये भी। तो आप देखिए कि दोनों परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। जबकि फोकस पे मिल रही है तब फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, और ये कैसा होगा, बिल्कुल ही छोटा होगा, वास्तविक होगा और बहुत ही छोटा होगा। अभी तक हम लोग 6 नियम पढ़े कि वस्तु में जो है अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु को 6 जगह पे हम रखे और उसका हम व्याख्या पढ़े। अभी इसी चीज को छोटा सा हम लोग टेबल के तौर पे हम याद कर लेंगे इसको, कि वस्तु की स्थिति, देखिए वस्तु की स्थिति है, ये वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार। तो सबसे पहला नंबर है कि ध्रुव पर, ध्रुव पी पर। अब सोचिए कि दर्पण है और दर्पण के ध्रुव पर ही, दर्पण पर ही रख देंगे हम, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आभासी बनेगा, और जितना बड़ा साइज का वस्तु होगा उतना ही साइज का वही बनेगा। तो ध्रुव पी पर, तो ध्रुव पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। ध्रुव पी तथा फोकस के बीच में, यानी कि ध्रुव के और फोकस के बीच में रखेंगे तभी तो पढ़े थे कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ध्रुव इस ध्रुव तथा फोकस के बीच में रहेगा तो दर्पण के पीछे बन रहा था, और आभासी तथा सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। जब फोकस पर रख देंगे तो फोकस पर रखने वाला अनंत बनता है, फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, वास्तविक होगा और उल्टा होगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा और बराबर बनेगा। अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं हम तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। अनंत पर अगर रखते हैं हम तो फोकस पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आप इधर भाग को ध्यान दीजिएगा, जब फोकस पर रखे हैं तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर, जब वस्तु को हम फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। अब जब वस्तु को आप अनंत पर रखिएगा, देखिए ये अनंत हो जाएगा, तो ये फोकस पर बनेगा, एकदम उल्टा। प्रकाश का यही रूल है कि अगर आप आईने में खड़े हुए किसी को देख रहे हैं तो वो आदमी भी आपको ही देख रहा है। अगर आप उसको देख रहे हैं और वो अगर आईना में देखे तो आप दिखाई दीजिएगा, क्योंकि प्रकाश जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से वापस भी तो आ सकता है। तो जब हम फोकस पर रखेंगे हम वस्तु को तो अनंत पर बनेगा, और जब वस्तुएं को अनंत पर रख देंगे हम तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब हम फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब हम वस्तुएं को रख देंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो वो बनेगा वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनेगा, देख लीजिए एकदम। अब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर बनेगा।
अब अवतल दर्पण के उपयोग हम लोग देखेंगे। अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो पहला नंबर है कि अवतल दर्पण में हमको बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, आभासी दिखाई देता है, तो डॉक्टर लोग भी इसका इस्तेमाल करता है। दाढ़ी बनाने के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। सोलर भट्ठियों में सूर्य के किरणों को एक जगह पर एकत्रित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग नंबर 1 हजामती दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। जो दाढ़ी बनवाने के लिए जाते हैं या कोई अपना घर में रखा है मिरर, तो उसमें क्या होता है कि बड़ा बड़ा दिखाई देगा। अवतल दर्पण में आप देखिएगा तो उसमें आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा, दाढ़ी बनाने में आसानी होगा। दूसरा है टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जो गाड़ी का हेडलाइट होता है जिसमें आगे फोकस मारता है, तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी का हेडलाइट इस प्रकार का होगा, हेडलाइट, और यहाँ पे बल्ब रहेगा, तो इससे प्रकाश की किरण निकलेगा, टकरा करके से जाएगा, यहाँ से प्रकाश निकलेगा, टकरा करके सीधा जाएगा, तो इसी का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो ये जो हमारा बल्ब जो है उसको रखा जाता है, फोकस पर रखा जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है, और इसमें प्रकाश स्रोत जो है बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है। तीसरा नंबर कंडीशन है कि रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच करने डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मुंह में दांत को देखना है, डॉक्टर जो है दर्पण लगाते हैं वहां पर और देख लेते हैं कि दांत बड़ा आकृति का दिखाई देता है, तो देख लेते हैं कि दांत में क्या दिक्कत है। डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और सौर भट्टियों में सूरज की आती ऊष्मा ऊर्जा को एक छोटी जगह पर केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो सूर्य का जो रोशनी है उसको एक जगह पर केंद्रित करने के लिए, एक जगह पर केंद्रित करना है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपको उत्तल दर्पण आपको मिल जाए कभी, उत्तल दर्पण को सूर्य की तरफ रखिएगा, फोकसित कीजिएगा, तो एक छोटा सा पॉइंट बनेगा। जैसे इतना छोटा सा पॉइंट बनेगा तो उसको चीज को जला देगा। कागज रहेगा तो कागज में आग पकड़ लेगा। अभी डिपेंड करता है मौसम के हिसाब से। अगर गर्मी का दिन हो, मौसम ज्यादा गर्म हो तो जल्दी होगा, और जाड़े का मौसम है तो उसमें धूप कम रहता है तो ये कम देरी से होगा, लेकिन होगा सब में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में आप प्रतिबिंब को कहीं भी रख लीजिएगा, वस्तु को सॉरी कहीं भी रख लीजिएगा, तो उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी ही बनेगा, इसमें कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच कहीं पर भी स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के बीच ही बनता है। यह हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। अब आप बात समझिएगा कि हमारा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। इसका फोकस वक्रता केंद्र इधर होगा, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर है ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पर ध्रुव, और इधर का हिस्सा को कहेंगे अनंत। यानी कि ध्रुव और अनंत के बीच आप कहीं भी रखिएगा इसका आभासी बनता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग कि जब वस्तु उत्तल दर्पण में ध्रुव तथा अनंत के बीच कहीं पर भी स्थित हो तो वस्तु से चलकर प्रकाश की एक किरण प्रधान अक्ष समांतर होती हुई उत्तल दर्पण पर आपतित होती है। आपको कोई भी कंडीशन है, प्रकाश की एक किरण को वस्तु से चलाना है आपको और प्रधान अक्ष के समांतर ले जाना है। प्रधान अक्ष समांतर ले जाने पर यह क्या होगा कि ये परावर्तक को इधर की ओर जाएगा। परावर्तन के बाद ये तो ऐसा लगेगा, फीलिंग होगा कि ये जो है फोकस से जा रहा है। परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। एक दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। एक दूसरी प्रकाश की किरण को आप दर्पण पर इस तरह से लंबवत ले आइए तो परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये वक्रता केंद्र से आ रही है। तो ये दोनों परावर्तित किरण है, महसूस हो रहा है, ऐसा वास्तव में हो नहीं रहा है, ऐसा फीलिंग हो रहा है। ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पे कट कर रही है एक दूसरे को? तो ध्रुव और फोकस के बीच में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जो भी प्रतीत होगा तो आभासी होगा, वास्तविक होगा ही नहीं। तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो कभी भी आप ले जाइएगा तो कोई भी कंडीशन में आपको ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता रहेगा। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यही इसका प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। वस्तु देखिए इतना बड़ा है और प्रतिबिंब देखिए इतना छोटा है, तो सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा। सीधा इसलिए कि लाइन के ऊपर ही वस्तु है और लाइन के ऊपर ही प्रतिबिंब है, तो ये सीधा बना और वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग को देख लेते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। तो कोई भी गाड़ी आप देखेंगे, वाहन में क्या होता है कि उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि एक गाड़ी है जिसमें एम्बुलेंस लिखा होता है और वो उल्टा अक्षर में होता है। इसलिए उल्टा अक्षर में होता है कि जो आईना में आदमी देखेगा तो उसको सीधा दिखाई देगा।
तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार, बस इत्यादि के साइड मिरर और पीछे के दृश्य को देखने के लिए आईने के रूप में करते हैं। जो ड्राइवर के पास जो बगल में आईना लगा होता है उसके उससे क्या करता है, पीछे का दृश्य देखता है। तो पीछे के दृश्य को देखने के लिए इसका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब एक प्रश्न आ सकता है कि उत्तल दर्पण में सीधा दिखाई देता है और समतल दर्पण में भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, तो क्या अगर हम उत्तल दर्पण की जगह पर समतल दर्पण लगा दें तो काम करेगा या नहीं करेगा? तो चूंकि समझिएगा, उत्तल दर्पण में क्या बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनेगा, और समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम उत्तल दर्पण की जगह पर समतल दर्पण लगा दें तो उससे होगा क्या कि जो भी वस्तु पीछे से आ रही है, या जो भी कार हो, बस हो, जीप हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, वो पीछे से आ रही है, तो आईना तो उतना बड़ा नहीं है, पीछे का पूरा चीज देख नहीं पाएगा। और चूंकि हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं या कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसको पीछे का पूरा दृश्य दिखाई देते रहना चाहिए, गाड़ी के बगल का भी पार्ट दिखाई देना चाहिए, कौन गाड़ी ओवरटेक कर रहा है, कौन ओवरटेक नहीं कर रहा है, या कितना चौड़ा रास्ता है, कितना चौड़ा सा वो आ रहा है, इस चीज को देखना होता है। तो वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का नहीं। क्यों? चूंकि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के बराबर ही बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। देखिए समतल दर्पण में क्या होगा कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा बनेगा, और उत्तल दर्पण में क्या होगा, छोटा बनेगा। और हमें चाहिए क्या, चाहिए कि ज्यादा मात्रा में दिखाई दे, ज्यादा क्षेत्र दिखाई दे, इसीलिए हम लोग को उत्तल दर्पण का प्रयोग करना होगा। यदि किसी वाहन में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाए तो पीछे से आ रहे वाहनों का पूरा प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा, जबकि उत्तल दर्पण में आ रही पीछे से वाहनों का पूरा प्रतिबिंब विस्तृत क्षेत्र दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल का नहीं। और चिन्ह परिपाटी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक ले जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।